इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। कहा यह जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में हरियाणा को खास तरजीह दी गई है। अगर हम स्पेसिफिक हरियाणा के हिसाब से देखें तो दो बड़े चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है, और अगर हम केंद्रीय तौर पर देखें, केंद्रीय स्तर पर देखें तो हरियाणा से 4 चेहरों को जगह दी गई है। हरियाणा के कद्दावर नेता, हरियाणा के दिग्गज नेता जो चौथी बार सांसद बने हैं, जिन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिली है, राव इंद्रजीत सिंह इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद मौजूद हैं। राव साहब, बहुत स्वागत इंडिया न्यूज़ पर। चौथी बार आप सांसद बने हैं, दूसरी बार आप केंद्र में मंत्री बने हैं। इस बार खुद से क्या उम्मीदें कर रहे हैं? मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि जो मेरे में मोदी सरकार के अंदर शामिल करने के बाद मोदी जी ने विश्वास प्रकट किया है, उस विश्वास के प्रति मैं खरा उतरूं। जो चौथी बार जनता ने मुझे लोकसभा में के अंदर भेजा है तो उनके प्रति मैं खरा उतरूं, और जो लोगों की उम्मीद जगी हैं इस इलेक्शन के दौरान या इस इलेक्शन के संपन्न होने से पहले, उसके अंदर हम उन उम्मीदों के प्रति भी खरा उतरें। जी, नरेंद्र मोदी की सरकार, राव साहब, कहा यह जा रहा है कि उम्मीदों की सरकार है, चुनौतियों की सरकार है। नरेंद्र मोदी जब प्रचार कर रहे थे या बीजेपी के दूसरे नेता जब प्रचार के मैदान में थे, तब भी बार बार यूपीए 2 की नाकामियों को सामने रखा जा रहा था। लेकिन आपके लिहाज से चुनौती दोहरी है, क्योंकि आपने दक्षिण हरियाणा के साथ भेदभाव का मुद्दा उठाया। अब जब आप मंत्री बने हैं, आपके पास रक्षा राज्य मंत्रालय दोबारा आया है, आप प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन मंत्रालय में भी हैं। हरियाणा विशेष के हिसाब से क्या कुछ तैयारी है? क्या लगता है कि इस बार रक्षा राज्य मंत्री के तौर पर, इस बार प्लानिंग कमीशन मंत्रालय होने के तौर पर क्या विशेष आप दे पाएंगे? क्योंकि पिछले दिनों चर्चा ये हो रही थी कि इस बार बड़ा ऑड कॉम्बिनेशन हो गया है, कम से कम चुनाव के हिसाब से ही सही। प्रदेश में हुड्डा की सरकार है, केंद्र में मोदी की सरकार है, और तमाम विश्लेषक ये मानते हैं कि चीज़ें झूलेंगी जब तक चुनाव नहीं हो जाता। देखो, चुनाव होने में तो सिर्फ 4 महीने रह गए हैं। आचार संहिता लग जाएगी अगस्त के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये 2-3 महीने की ये सरकार मैं समझता हूँ बकाई है हरियाणा वाली। उसके बाद तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी। लोगों ने जिस तरह से हमारे को सराहा है लोकसभा में, उसी तौर पे हमारे को विधानसभा में भी सराहेगी। और लोकदल की सरकार लोग देख चुके हैं कई साल, कांग्रेस की सरकार देख ही रहे हैं जी। तो हमारे को मौका देगा हरियाणा का जनमत, मैं ये मानता हूँ। और जहाँ तक हरियाणा की बात है, हरियाणा के मंत्रियों की बात है, कि हरियाणा से आम तौर के ऊपर काफ़ी तादाद के अंदर लोग डिफेंस के अंदर जाते हैं। ठीक है। यूपीए 1 से लेकर के और यूपीए 2 तक 10 साल गुजर गए। 1 रैंक 1 पेंशन पार्लियामेंट में गूंजा, लोगों की ज़बान पे रहा। फौजियों ने, एक्स सर्विसमैन ने अपने मेडल्स उतार तक के दे दिए, लेकिन सिर्फ वायदे दिए यूपीए सरकार ने जी। अब इलेक्शन से पहले 1-2 महीने पहले भी उन्होंने ये कहा कि हम 1 रैंक 1 पेंशन मंजूरी दी उन्होंने, नहीं दे रहे हैं जी, मतलब दे रहे हैं पर नहीं दे पाए, क्योंकि वो आचार संहिता लग गई, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। अब क्या मालूम क्या था, पर ये 10 साल से पहले भी तो बकाए थे ना, उसमें भी दे सकते थे अगर नीयत होती तो। अब वायदे चुनाव के टाइम के ऊपर सिर्फ वोट लेने के लिए करे जा रहे हैं, ये लोगों ने समझा। हम जो वायदे यूपीए 1 और 2 नहीं पूरा कर सके थी, उसको हम समझते हैं कि हम मोदी सरकार के अंदर पूरा करेंगे। ख़ास तौर के ऊपर हरियाणा से संबंधित जो मसला है कि एक्स सर्विसमैन का, क्या एक्स सर्विसमैन का भी है और अनेक देश के और क्षेत्रों का भी है, लेकिन हरियाणा से क्योंकि ज़्यादा सैनिक होते हैं तो एक बड़ा जहन के अंदर उनके अटका हुआ मामला है कि हमारे प्रति लोगों ने इंसाफ नहीं किया। बड़ा सौभाग्य ये भी है जी कि आज के दिन इस सरकार में डिफेंस मंत्रालय और फाइनेंस मंत्रालय दोनों अरुण जेटली के पास हैं। जो पहले बाधा गिरती थी, अड़ती थी, वो ये कई बार फाइनेंस मंत्रालय अटका देता था, कई बार इसलिए काम सिरे नहीं चढ़ सकता था। अब ये सोच देखो आगे की कि मोदी जी ने फाइनेंस मंत्रालय भी उसी को दिया और डिफेंस मंत्रालय भी उसी को दिया, और सबसे पहला जो जलसा एक्स सर्विसमैन के प्रति, जो सबसे पहले जलसा शुरू हुआ था रेवाड़ी से, शुरू हुआ था एक्स सर्विसमैन की रैली के प्रति।
तो एक तो मैं यूँ कहना चाहता हूँ, एक सर्विसमैन को अपनी तरफ से विश्वास देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार सर्विसमैन और एक्स सर्विसमैन के प्रति वचनबद्ध है, उनके लिए पूरा प्रयास करेगी और निष्ठा से करेगी। राव साहब, हरियाणा स्पेसिफिक सवाल तो हम आगे करेंगे, लेकिन चूंकि जो नेशनल कंटेस्ट है उसमें भी बहुत सारे सवाल हैं। उम्मीद और चुनौतियों की सरकार है, ये आप खुद मानते हैं। देश बड़ी अपेक्षाओं से आप लोगों की तरफ देख रहा है। पहली बार पूर्ण बहुमत की गैर कांग्रेसी सरकार बनी है। महंगाई, भ्रष्टाचार, डेवलपमेंट, इनके लिए क्या अब कोई रोड मैप सरकार के जहन में है? क्योंकि चुनाव प्रचार में आलोचना एक चीज़ है और डिलीवरेंस दूसरी चीज़ है। देश में समस्याओं का अंबार है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार का फेल्यूर हम सबके सामने है। ऐसे में नरेंद्र मोदी की सरकार महंगाई से, भ्रष्टाचार से, डेवलपमेंट से कैसे निपटेगी? खासतौर से महंगाई, क्योंकि हम ये देखेंगे आने वाले 1, 2, 3 महीनों में कि पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं, डीजल बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, सब्जियों की कीमत कैसी रहती है, वगैरह वगैरह। वक्त बताएगा। दुनिया उम्मीद पे कायम है और आप सरकार अपना कार संभाले या काम करना शुरू करे, उसी से पहले ये भांप लें कि ये फेल होने जा रही है, तो नेगेटिव थिंकिंग है। मैं समझता हूँ पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। मोदी सरकार ने जो उम्मीद जगाई है उसको साकार करेगी और आपको 5 साल मिला है तो सब्र करिए। यानी 5 साल में सरकार, जैसा खुद नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम रिपोर्ट कार्ड लेकर आएंगे और तब आप हमारा मूल्यांकन करेंगे, और सरकार ये उम्मीद करती है कि रिपोर्ट कार्ड में जनता उसे पास करेगी। रिपोर्ट कार्ड तो 5 साल बाद ही होता है ना जी। शुरू होने से पहले नहीं होता। कल 370 पर काफ़ी बहस हुई देश में। कल मंत्रियों की शिक्षा को लेकर भी मुद्दा उठा। स्मृति ईरानी के बहाने कांग्रेस पार्टी ने जो निशाना साधने की कोशिश की। राव इंद्रजीत खुद जो एक क्वालिफाइड मिनिस्टर हैं, वो क्या समझते हैं? राजनीति में शिक्षा कितनी ज़रूरी है? क्या किसी मंत्री को ग्रेजुएट होना ज़रूरी है? इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। कॉमन सेंस होना चाहिए, समझने की क्षमता होनी चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। एक बार देश के लिए आपने कुछ ठान लिया तो उस बात को आप ज़बान पे लाएं और करने का प्रयास करें। मैं समझ यही बहुत होता है। समझाने के लिए तो बहुत ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, एडवाइज़र्स बैठे हुए हैं, लेकिन सारे एडवाइज़र चुन के तो नहीं आते ना। सारे BA LLB वो सारे चुन करके तो नहीं आते ना। तो जो बड़े बड़े पढ़ करके आए हैं वो नेसेसरी राजनीति के अंदर नहीं जाते। और आज देश का लोग उन लोगों के साथ अपना जोड़ता है जो उनकी बात समझते हैं। मैं समझता हूँ ईरानी जी अपने देश की समस्याओं को समझती हैं। दिल्ली में चुनाव लड़ चुकी हैं बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ, अनुभवी हैं और उनकी निष्ठा देश के प्रति और उस पार्टी के प्रति उसमें कोई शक नहीं है। मैं लेकिन राव साहब, कहा यह जा रहा है कि 2004 में लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा, चांदनी चौक से चुनाव हारी। 2014 में चुनाव लड़ा, वो चुनाव हारी। मंत्रालय का कभी कोई तजुर्बा उन्हें रहा नहीं। राज्यसभा में वो सांसद हैं। बहुत जल्दी उन्हें बहुत बड़ा प्रमोशन दे दिया गया, वो भी बड़े प्रमुख मंत्रालय में। नहीं, इसमें कोई मतलब नहीं है। मनमोहन सिंह कभी लड़के चुनाव नहीं लड़के जीते और 10 साल प्रधानमंत्री रह लिए, राज्यसभा के थे। क्या मतलब हुआ? देश कह रही थी कि बहुत भारी इकोनॉमिस्ट है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं। धारा 370 को लेकर बहुत जल्दी ही प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं। ये सोचा नहीं जा रहा था कि बीजेपी के नेता, खासतौर से जितेंद्र सिंह जैसे नेता, इतनी जल्दी बयानबाजी करेंगे। क्या आपको लगता है कि वो कुछ मुद्दे जो मैनिफेस्टो में थोड़ा पीछे हैं या बीजेपी उनको लेकर थोड़ा सा लीनियंट है, वो आने वाले दिनों में चुनौती बनेंगे? अशोक सिंघल ने दबी जुबान में सही, लेकिन ये दोहराया कि अब पूर्ण बहुमत की सरकार बन चुकी है, ये मौका है जब अयोध्या में राम मंदिर बनाया जाए। जितेंद्र सिंह ने कहा कि धारा 370 पर सरकार को फैसला करना चाहिए। मोहन भागवत साहब ने ये कहा कि बहस करने में दिक्कत क्या है? धारा 370 को लेकर इतनी जल्दी बहस का आना कैसे देखते हैं आप? देखिए, 370 का मसला बीजेपी के मैनिफेस्टो में कई दशकों से है, कोई नई बात नहीं है। और आज के दिन मुझे नहीं मालूम कि जितेंद्र सिंह जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा। मैंने उनका बयान सुना नहीं, सिर्फ अखबारबाजी से या मीडिया के थ्रू मेरे को उसका ज्ञान हुआ है। मैं ये मानता हूँ कि अगर हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, प्रजातंत्र में रहते हैं, किसी भी मुद्दे के ऊपर बहस होनी चाहिए, प्रजातंत्र के लिए अच्छा है। तो ये तो नहीं है कि आज के दिन जैसे उन्होंने कह दिया सो हो गया। बहस के अंदर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ ब्रॉड माइंडेडनेस डेमोक्रेसी के अंदर रहना चाहिए। नैरो सेक्ट्रियन चैनल्स को नहीं अपनाना चाहिए। बात